हम लोग क्लास 10 के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन सिविक्स के चैप्टर 2 आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरल व्यवस्था कैसे काम करती है, किस तरह फेडरेशन होता है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज आइए हम देखते हैं कि भारत में फेडरल व्यवस्था कैसे काम करती है, संघीय व्यवस्था जो भारत में कैसे काम। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, यहाँ विभिन्न तरह की भाषाएं लोग बोलते हैं, अलग धर्म के लोग रहने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, इसके अलावा बहुत सारी विविधता दिखाई पड़ती है। और भारत के संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है, लेकिन कहीं पर भी इसे फेडरलिस्ट ये फेडरल वर्ड का उपयोग नहीं किया गया, फेडरेशन का उपयोग नहीं किया गया। लेकिन जो भी फेडरलिज्म की व्यवस्था होती है, संघीय व्यवस्था के जो सिद्धांत होते हैं, ये सारी चीजें हमें भारत के संविधान में दिखाई पड़ती है। ये चीज हम देख सकते हैं, ये व्यवस्था प्रोविजन बहुत सारे भारतीय संविधान में जो है, ये सब कुछ जो है मुख्य रूप से संघीय व्यवस्था को ही उससे पता चलता है कि नहीं हमारे देश में फेडरल सिस्टम ही लागू नहीं, नाम जोड़ने के बावजूद। इस तरह हम देखते हैं हमारे देश में व्यवस्था थी, दो भागों में बटे हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एक तीसरी स्तर जुड़ गया इसमें फेडरल सिस्टम में, जो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के रूप में जुड़ गया। तीन भागों में पावर शेयरिंग हो गई, इसमें सत्ता का बंटवारा तीन भागों में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से हर चीज जो है व्यवस्था दी गई है, पावर को अलग अलग बांट दिया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला हम देख लेते हैं, एक हो जाता है यूनियन लिस्ट, दूसरा हो जाता है जिसको केंद्र सरकार देखती है, दूसरा हो जाता है स्टेट लिस्ट और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। पहला केंद्रीय सूची, दूसरा स्टेट सूची, तीसरा समवर्ती सूची पर है। तो पहले हम देखते हैं यूनियन लिस्ट में वैसी चीजें जो खास करके देश के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण वैसी चीजों को यूनियन लिस्ट में रखा गया। उसमें किन किन चीजों को रखा गया है? डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा हो गई, फॉरेन अफेयर्स, विदेश मामले हो गए, बैंकिंग सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, और करेंसी, मुद्रा जिसको पैसे हम करते हैं, ये सारे चीज जो है यूनियन लिस्ट के अंतर्गत रखा गया है। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है और ये सारे देश में लागू होता है। स्टेट लिस्ट के अंतर्गत वैसी चीजें आ जाती हैं जिसमें हम लोग देखते हैं पुलिस हो गई, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कृषि कर सकते हैं, सिंचाई हो गई, ये हमारी स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं है। तीसरा लिस्ट होता है कंकरेंट लिस्ट, इसमें समवर्ती सूची कहा जाता है। इसमें वैसी चीजें होती हैं जो राज्य सरकार के लिए भी जरूरी है और साथ ही साथ केंद्र सरकार के लिए भी जरूरी है। तो वैसी चीज इसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज सम्मिलित है? इसमें मुख्य रूप से शिक्षा हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गए, जंगल हो गए, ट्रेड यूनियन हो गए, मैरिज हो गया, एडॉप्शन, सक्सेशन, शादी विवाह हो गया, बूथ दलित प्रथा, ये सारी चीजें जो है कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची का अंतर्गत आती है। इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना रही है, उस स्थिति में केंद्र सरकार का नियम ही इसमें लागू होता है राज्य सरकारों पर भी। ये देश में केंद्र सरकार द्वारा, अगर राज्य सरकार भी नियम बनाती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ जो नियम है इनके बारे में, शिक्षा के बारे में, जंगलों के बारे में, ट्रेड यूनियन, मैरिज, इसके बारे में ये राज्य सरकार पर यानी केंद्र सरकार का नियम ही लागू। तीसरा हम सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं, और जो भी जो चीजें छूट जाती हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को देती है। इस तरह देखते हैं पावर शेयरिंग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी हमें दिखाई पड़ती है। बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन हमारे संविधान में सब अच्छी तरह से लिखा गया है और इस व्यवस्था को कोई अपने मन से नहीं बदल सकता। उसके लिए क्या जरूरी है
उसमें अपने मन से जो पार्लियामेंट है, दोनों सदन जो है, अपर हाउस लोअर हाउस जो भी है, मिलकर नहीं बदल सकते। हाँ, दोनों सदन जो भी हाउस है, दोनों हाउस को 2/3 दोनों हाउसेज में 2/3 बहुमत से कोई भी बदलाव अगर करना है तो पास होना चाहिए। साथ ही साथ भारत में जितने प्रदेश हैं, जितने स्टेट्स हैं, कम से कम आधे राज्यों की उसमें सहमति अनुमति लेनी जरूरी है, तभी जाकर इस चीजों में बदलाव हो सकता है। और से ये तो हमने देख लिए। और मान लीजिए तो इन केस ऑफ कोई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई विवाद हो जाता है, किसी बात पर कोई असंतोष असहमति होती है, उस स्थिति में उसको सुलझाने का किसके पास अधिकार है? राज्य के जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट हो गए, या सबसे अंतिम में हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, इसको अधिकार किया गया है। अगर राज्य और केंद्र सरकारों के बीच कोई मतभेद होता है, कोई विवाद पैदा होता है पावर है मामले में, इसको सुलझाने का अधिकार राज्यों के हाईकोर्ट हो गए या सुप्रीम कोर्ट को अधिकार। तो आगे हम देख रहे थे कैसे हमारे देश में फेडरल व्यवस्था काम करती है। तो हमारे देश में फेडरल सिस्टम हमारे देश में सफल होने का एक कारण ये भी रहा है कि हमारे देश में संविधान में हर चीज, ऐसा नहीं कि संविधान में सब कुछ लिख दिया गया, इसी कारण हमारे देश में इसको अच्छी तरह से लागू किया जा सका। हमारे देश में फेडरल व्यवस्था जो है सफल हो पाई। ऐसा नहीं कि संविधान को कुछ देने के बाद नहीं हो पाई। हाँ, ये हमारे देश में जो लोगों की, राजनीतिक दलों की या जो राजनीतिक पार्टियां हैं या लोग हैं, उनकी समझ जो है विविधता के बावजूद भी लोग एक साथ रहने के लिए सहमत होते हैं। सब लोग एक साथ, डाइवर्सिटी के बाद भी सब लोग एक साथ हैं, इसके कारण हमारे देश की फेडरल व्यवस्था काम करती है। इस तरह हम लोग देखते हैं बहुत सारे हमारे, इसके बाद भी हमारे देश में जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे देश की मैप पे अगर देखें पुराने समय में, तो अलग अलग स्टेट थे, उनकी बाउंड्री अलग अलग थी। बाद में भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्यों का गठन किया गया, मांग किया गया अलग भाषाओं के आधार पर। लोग साउथ, खासकर साउथ इंडिया में तमिल तेलुगु के आधार पर देखें, इसके आधार पर राज्य बने। लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई आधार राज्य कहा जाता है। इन भाषाओं के जिन क्षेत्रों में एक तरह की भाषा लोग बोलते थे, उसके आधार पर बहुत सारे राज्य बने उसमें। तो इस तरह शुरू में लोग सोचते थे कि इस तरह भारत में 1947 से 2018 तक ये बदलाव हमें दिखाई पड़ता, भाषाओं के आधार पर राज्य बने। और कुछ राज्य जो है, तो इससे एक फायदा ये हुआ कि भाषाओं के, एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में रहे, साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था चलाने में भी सुविधा हुई। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे राज्य बने जो अपने कल्चर, साथ में व्यवस्था, जोग्राफिकल रीजन के क्षेत्र के आधार पर बहुत सारे राज्य बने। इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया। ये अपने कल्चर और क्षेत्रीय भौगोलिक विविधता के आधार पर ये राज्य बने। इस हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्य बने। उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया वास्तव में देश के लिए लाभकारी रहा और देश का प्रशासन चलाने में सुविधा हुई और सब कुछ संघीय व्यवस्था हमारे देश में अच्छे ढंग से काम अभी भी कर रही है।